हमारा आज का टॉपिक है एंटीजेंस। एंटीजेंस में हम देखेंगे उसका इंट्रोडक्शन, देन स्ट्रक्चर, केमिकल नेचर, टाइप्स और रेफरेंसेस। जिस रेफरेंसेस से मैंने ये सारी डेफिनेशंस लिए हैं और फिर ये पूरा कंटेंट बनाया है वो सब भी मैंने इसमें लिख दिया ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। तो इंट्रोडक्शन से की बात करें तो इंट्रोडक्शन से पहले एक छोटी सी डेफिनेशन अपन समझते हैं, वो किसकी, एंटीजेंस की। तो बेसिकली एंटीजेंस होते क्या हैं, जो अपन ने 9th-10th से पढ़े होंगे। तो क्या है, ये फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं जो बॉडी में जब एंटर होते हैं तो ये क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी को। ये क्या है, एक सिंपल सी डेफिनेशन है किसकी, एंटीजेंस की। और लेकिन अब बीएससी बेसिस पे हम इतनी छोटी सी डेफिनेशन लेके आ नहीं सकते बीएससी एमएससी बेसिस पे। तो ये डेफिनेशन को थोड़ा ब्रॉड करने के टर्म में क्या बोलेंगे, एन एंटीजन इज़ अ सब्सटेंस विच व्हेन इंट्रोड्यूस्ड पेरेंटली अंडर अप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस इंड्यूसेस द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी एंड विच रिएक्ट्स विद सच एंटीबॉडी स्पेसिफिकली इन सम ऑब्जर्वेबल वे। क्या है कि कई बार वीडियो क्वालिटी में भी इशू होते हैं, तो इसलिए मैं एक बार डिक्टेट भी कर दे रही हूँ कि आपको इश्यूज़ हो तो आप जब मैं डिक्टेट कर रही हूँ तब आप लिख लीजिए उस चीज़ को। तो अब ये से समझते हैं। तो देखिए एंटीजन क्या है, ये ना एक बेसिकली वैक्सीन टाइप की डेफिनेशन है कि क्या वैक्सीन में हम क्या एंटीजन का कुछ पार्ट लेके बॉडी में इंड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से क्या है इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। ठीक है, और सेम डेफिनेशन दूसरे में लिखी है और के फॉर्म में कि we can also say that it is any commercial substance that when injected or absorbed into any animal tissues stimulates the production of antibodies। तो बेसिकली याद तो केवल अपन को इतना रखना है कि क्या है, ये एक फॉरेन सब्सटेंसेस है जिनको अपन जो अपनी बॉडी में जब भी एंटर होते हैं तो वो क्या करेंगे, इंड्यूस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी को। ठीक है, अब क्या है कि एंटीजन्स जनरली तो अपने लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडीज़ रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, लेकिन क्या है कुछ ही एंटीजन्स हैं जो लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करते हैं। केवल कुछ ही एंटीजन्स के पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो एक्टिवेट कर सकें लिम्फोसाइट्स को। और जो मॉलिक्यूल्स स्टिमुलेट करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को, उसको हम बोलते हैं इम्यूनोजेंस। अब यहाँ पे एक नई टर्म है इम्यूनोजेंस और एंटीजन्स। ये कहीं सिलेबस में मेंशन्ड है नहीं, लेकिन ना मैंने सोचा कि ये दोनों सिमिलर है तो एक बार क्यों ना इनको इनके बारे में बता दिया जाए। तो देखिए इम्यूनोजन क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करते हैं, जबकि एंटीजन क्या है वो बाइंड करते हैं, कारण इम्यून रिस्पॉन्स बनता है। तो an immunogen refers to a molecule that is capable of inducing an immune response by an organism's immune system and an antigen refers to a molecule that is capable of binding to the product of that immune response। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये क्या है, एंटीबॉडी और एंटीजन को कभी भी के बीच में कभी भी कंफ्यूज मत होना। ये है एक एंटीजन जो क्या होगा, अपनी एंटीबॉडी से जाके बाइंड होगा। तो क्या है, इसमें क्या होता है, द एपिटोप्स और एंटीजेनिक डिटरमिनेंट्स आर कंपोनेंट्स ऑफ एंटीजन। इसमें क्या होते हैं, एपिटोप्स होते हैं और फिर एंटीजेनिक डिटरमिनेंट्स होते हैं। और क्या है कि हर एक एंटीजन में बहुत सारे एपिटोप्स होते हैं। ठीक है, द एंटीबॉडी हैज़ एटलीस्ट 2 बाइंडिंग साइट्स विच कैन, अब ये तो हमें पता ही है कि एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर तो आई थिंक सबको पता ही होगा, या नहीं है तो मैं इसका भी एक वीडियो अपलोड कर दूँगी। एंटीबॉडी में क्या है कि 2 बाइंडिंग साइट्स होती हैं जिस पे जाके स्पेसिफिक एपिटोप जाके बाइंड करता है। और फिर क्या है, और ये किस मेथड से करते हैं, लॉक एंड की मेथड से। तो ये देखिए ये एंटीजन का पूरा स्ट्रक्चर है। इसमें एपिटोप्स होते हैं, एंटीजेनिक डिटरमिनेंट्स होते हैं और पैथोजन। ये किसका है, पैथोजन का एंटीजन है। अ डिफरेंट एंटीबॉडी विल बी मेड फॉर दिस एंटीजन। और हर एक एंटीजन के लिए अलग अलग एंटीबॉडी क्रिएट होती है, तो हमें पता ही है। ठीक है, और नहीं पता है तो इस वीडियो के थ्रू पता चल जाएगा कि हर एक एंटीजन के लिए अलग अलग एंटीबॉडीज़ होती है। सबके लिए एक जैसी एंटीबॉडीज़ हमारा इम्यून सिस्टम नहीं फॉर्म करता है। तो अब बात हो गई है किसकी, स्ट्रक्चर की भी बात हो गई है। ये और इसमें कुछ डाउट हो तो पूछिएगा ज़रूर। देन उसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो एंटीजन क्या है, फॉरेन सब्सटेंस होना चाहिए भाई, वो बाहर से आएगा तभी तो हम
उसे समझ पाएंगे, घर का होगा तो कैसे एंटीजन कहलाएगा, ठीक है। और ये जनरली प्रोटीन्स और पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। जनरली जो एंटीजन्स होते हैं प्रोटीन्स और पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या जनरली क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस में आता है कि एंटीजन्स आर मेनली प्रोटीन्स एंड पॉलीसेकेराइड्स। द मोर केमिकली कॉम्प्लेक्स दे आर, द मोर इम्यूनोजेनिक they will be. Antigen are species specific. The age influences immunogenicity. Very young and very old people exhibit very low immunogenicity. अब हमें पता है कि क्या है कि ये जो एंटीजन फॉर्मेशन वगैरह है वो क्या है कि एज से अफेक्ट होता है। तो हमने क्लियरली कोरोना में देखी है कि ना बच्चों को बाहर मत निकालो, ज़्यादा एज वालों को बाहर मत निकालो ज़्यादा, क्योंकि क्या उनका इम्यून सिस्टम वीक है। क्यों वीक है? क्योंकि क्या है कि जो अपने एंटीजेनिसिटी या इम्यूनोजेनिसिटी है वो अफेक्ट होती है एज के कारण। तो ज़्यादा यंग या ज़्यादा ओल्ड पीपल जो रहते हैं ना उनके पास बहुत कम इम्यूनोजेनिसिटी होती है। अब जब बात हम केमिकल नेचर की करें तो ये क्या प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, और कई बार लिपिड्स भी हो सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स भी हो सकते हैं और न्यूक्लिक एसिड भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या रहते हैं पॉलीसेकेराइड्स और प्रोटीन्स ही रहते हैं। कौन? एंटीजेंस। अब टाइप्स की बात करते हैं। तो टाइप्स की बात करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ देयर क्लास। क्लास के हिसाब से 3 टाइप के होते हैं, एक्सोजीनस, एंडोजीनस, ऑटो एंटीजेंस। एक्सोजीनस यानी बाहर वाले, एंडोजीनस यानी घर वाले, और ऑटो एंटीजेंस हम देखेंगे, अभी समझेंगे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ इम्यून, और एक और इसमें होता है किस बेसिस पे उनको डिवाइड करा है, कंप्लीट एंटीजेंस, किस बेसिस पे डिवाइड करा है, इम्यून रिस्पॉन्स के बेसिस पे। उस बेसिस पे क्या है 2 टाइप के होते हैं, कंप्लीट एंटीजेंस और इनकम्प्लीट एंटीजेंस। इनको हम बाद में देखेंगे। अभी हम देखते हैं कि क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ देयर क्लास यानी कि ओरिजिन के हिसाब से। तो एक्सोजीनस एंटीजेंस क्या होते हैं? जो बॉडी के अंदर एंटर करते हैं या सिस्टम के अंदर एंटर करते हैं और वो क्या है बॉडी फ्लूइड्स में सर्कुलेट होने लगते हैं और एंटीजन प्रोसेसिंग सेल्स उसे ट्रैप करते हैं। और बहुत सारे क्या है एक ये भी पॉइंट है उसमें कि जो बहुत सारे एंडोजीनस एंटीजेंस रहते हैं वो स्टार्ट तो एज अ एक्सोजीनस ही करते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे एंडोजीनस में चेंज हो जाते हैं। ये वही बात हो गई कि आए थे बाहर से लेकिन बन गए घर के। तो एक्सोजीनस की डेफिनेशन देखते हैं। दीज एंटीजेंस एंटर्स द बॉडी और सिस्टम एंड स्टार्ट सर्कुलेटिंग इन द बॉडी फ्लूइड्स एंड ट्रैप्ड बाय द एंटीजन प्रोसेसिंग सेल्स। Some antigens start as exogenous and later become endogenous. अब एंडोजीनस क्या है? घर के, मतलब बॉडीज ओन सेल्स और सब फ्रेगमेंट्स और कंपाउंड्स और एंटीजेनिक प्रोडक्ट्स दैट आर प्रोड्यूस्ड। इसके एग्जांपल के तौर पे हम लेंगे ब्लड ग्रुप एंटीजेंस को, HLA को यानी कि हिस्टोकम्पैटिबिलिटी ल्यूकोसाइट एंटीजेंस। ऑटो एंटीजेंस 3rd टाइप है। तो उसमें क्या ऑटो एंटीजेंस क्या है? नॉर्मल प्रोटीन या कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन है जो अपना इम्यून सिस्टम जो वो पेशेंट्स का इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज करता है जिनको कुछ ऑटो इम्यून डिसीज़ है। अब ऑटो इम्यून डिसीज़ क्या होती है कि ना वो डिसीज़ जिसमें क्या हेल्दी सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अच्छा खासा एग्जाम्पल है रूमेटाइटिस, आर्थराइटिस। और फिर क्या एंटीजेंस क्या होते हैं? ऑटो एंटीजेंस को एक बार मैं फिर से बोल दे रही हूँ। एन ऑटो एंटीजन इज़ अ नॉर्मल प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन दैट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय इम्यून सिस्टम ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम अ स्पेसिफिक ऑटो इम्यून डिसीज़। और एग्जाम्पल ऑटो एंटीजेंस का हो सकता है न्यूक्लियो प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एक्सेट्रा। अब हम समझेंगे कंप्लीट एंटीजेंस और इनकम्प्लीट एंटीजेंस। तो सबसे पहले हम इनकम्प्लीट एंटीजेंस देखेंगे, फिर कंप्लीट एंटीजेंस देखेंगे। तो देखिए इनकम्प्लीट एंटीजेंस क्या होते हैं? ये फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं जो नॉन प्रोटीन होते हैं। किस नेचर के होते हैं? नॉन प्रोटीन नेचर के होते हैं। और ये क्या है? इम्यून सिस्टम खुद से नहीं कभी भी जनरेट कर पाते, इनको कैरियर मॉलिक्यूल्स चाहिए कंप्लीट एंटीजन बनने के लिए। पूरी तरह से एंटीजन बनने के लिए इनको क्या चाहिए? कैरियर मॉलिक्यूल्स चाहिए।
तो और इनकम्प्लीट एंटीजन्स को अपन हैप्टेन भी बोलते हैं, हैप्टेन। ठीक है, कि ये फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं, नॉन प्रोटीन होते हैं, और ये क्या है, इम्यून सिस्टम इम्यून रिस्पॉन्स खुद से नहीं इंड्यूस कर सकते हैं, इनको चाहिए कैरियर मॉलिक्यूल्स कंप्लीट एंटीजन बनने के लिए। फिर अब ये हैप्टेन मॉलिक्यूल्स की मैं बात कर रही थी, ये अकेले कभी भी इंड्यूस नहीं कर सकते इम्यून रिस्पॉन्स, इनको कैरियर मॉलिक्यूल चाहिए जिनसे ये बाइंड होंगे और कंप्लीट एंटीजन बनाएंगे, और ये जो कंप्लीट एंटीजन है ये फिर अटैक करेगा बॉडी में। ठीक है, बस तो आप कंप्लीट एंटीजन की बात करते हैं तो कंप्लीट इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट कर सकते हैं और प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड नेचर में हो सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो रेफरेंस थी वो ये थी, इम्यूनोलॉजी एंड सेरोलॉजी बाय KR जोश एंड NO ओजामो, और मैंने कुछ पॉइंट्स गूगल से भी उठाए तो आप वो चेक कर लेना एक बार, मतलब अगर आपको नहीं मिले तो गूगल पे भी इजीली ये चीज़ मिल जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना इसको। और मैं वीडियोस कंटिन्यूसली नहीं डाल पाती हूँ, सॉरी, लेकिन मैं अब ट्राई कर रही हूँ कि कंटिन्यूसली वीडियोस आ सकें। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस पर कमेंट भी करना। थैंक यू।